हेलो एंड वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी सीरीज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम जेके एसएसबी अकाउंट्स असिस्टेंट इन पंचायत राज। और इसका हम सेक्शन 1 डिस्कस कर रहे हैं जिसके 30 मार्क्स हैं। दैट इज जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K और इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन जिसके 30 मार्क्स हैं। ओके और अब आज हम इसका पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। पार्ट 8 तक हमने आज तक डिस्कस किए हैं और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट 9। ओके सो इस पार्ट 9 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 टू 110। ओके सो क्वेश्चन नंबर 101 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपके सिलेबस में हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं। ओके और आज का जो क्वेश्चन है दैट इज जो फंडामेंटल राइट्स है इसके बारे में कौन सा सही स्टेटमेंट नीचे है। ओके ऑप्शन ए जस्टिसेबल, ऑप्शन बी नॉन जस्टिसेबल, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल, ऑप्शन डी रिजिड। ओके द आंसर इज ए दैट इज जस्टिसेबल। ओके यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। दैट मीन्स अगर इनका वायलेशन होगा फ्रॉम द स्टेट तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो आर्टिकल 32 कहता है। ओके सो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और फंडामेंटल राइट्स को लागू करा सकते हैं। ओके सो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर, ये आप एक बात लिख लीजिएगा। देन इसी पे और एक क्वेश्चन है जो डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो भी आपके सिलेबस में है, तो सेम क्वेश्चन है। ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्ट प्रिंसिपल्स। क्या ये जस्टिसेबल हैं या नॉन जस्टिसेबल हैं या फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो थे वो जस्टिसेबल थे और जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स है वो नॉन जस्टिसेबल है। ओके सो यू कांट मूव टू द कोर्ट फॉर अप्लाइंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बट जो सुप्रीम कोर्ट जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहां आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ताकि फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट हो रहे हैं उनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। ये कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन आए भी हैं। ओके देन क्वेश्चन नंबर 103 विच ऑफ द फॉलोइंग famous shrine you will find midway between Srinagar and Yusmarg. Yusmarg is also called Meadow of Jesus. It is one of the important tourist destinations in Kashmir Valley. So क्वेश्चन बोलता है कि जब आप श्रीनगर से यूसमर्ग की तरफ जाओगे तो कौन सी श्राइन फेमस श्राइन आएगी। क्या अशमुकाम आएगा या चारी शरीफ या मुकदम साहब या बाबा ऋषि श्राइन। द आंसर इज बी दैट इज चारी शरीफ। ओके सो इट इज़ इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट। सो जब आप श्रीनगर से यूसमर्ग की तरफ जाओगे तो बीच में जो वन ऑफ द फेमस श्राइन है वो है चार शरीफ, वही आएगा। ओके देन क्वेश्चन नंबर 104 रीड्स ईच गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आपके सिलेबस में है ये 17 गोल्स हैं। तो हर कोई गोल जो इसका है इज सपोर्टेड बाय अ सेट ऑफ टारगेट्स। ठीक है यानी हर कोई इसका गोल जो है वो जो 17 गोल हैं हर कोई गोल सपोर्टेड बाय 7 सेट ऑफ टारगेट्स हैं। और उसके बाद ईच टारगेट हैज ए सेट ऑफ इंडिकेटर्स, यानी हर किसी गोल को सपोर्ट करता है सेट ऑफ टारगेट्स और हर टारगेट के इज सपोर्टेड बाय इंडिकेटर्स। ओके सो अब क्वेश्चन है हाउ मेनी टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स आर देयर इन टोटल। सो कितने टारगेट्स हैं और कितने इंडिकेटर्स हैं टोटल में। गोल्स तो 17 हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल 17 हैं और जो टारगेट्स हैं वो कितने हैं और इंडिकेटर्स जो हैं वो कितने हैं। ऑप्शन ए 50 टारगेट्स एंड 24 इंडिकेटर्स, ऑप्शन बी 69 टारगेट्स एंड 200 इंडिकेटर्स, option D 100 targets and 220 indicators, and option D is 169 targets and 247 indicators. So कितने टारगेट्स हैं और कितने इंडिकेटर्स हैं। द आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज 169 टारगेट्स एंड 247 इंडिकेटर्स। अब आप याद रख लीजिएगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो टोटल 17 हैं और 169 टारगेट्स हैं और 247 इंडिकेटर्स हैं। ओके
सो दिस इज रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसके बाद और एक क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर। सो इट इज 105 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो नीचे स्टेटमेंट्स हैं इनको आप देख लीजिएगा। स्टेटमेंट 1, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड द क्लब ऑफ रोम। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो प्रपोज किए गए थे इन 1972 बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक जिसको बोलते थे क्लब ऑफ रोम। ओके, सो ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करना है बाय 2030। ओके, सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबोव इज और करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, या ये दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो आंसर है सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड, दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030 इज करेक्ट। और जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो प्रपोज किया था 1972 बाय ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड द क्लब ऑफ रोम, ये गलत है। ओके, देखिए जो क्लब ऑफ रोम है ये एक ग्लोबल थिंक टैंक है और इन्होंने अपनी बुक में 1972 लिमिट्स टू ग्रोथ में सस्टेनेबिलिटी की बात की थी। ओके, बट दे डिडंट प्रपोज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहाँ से आए हैं? ये आए हैं रेजोल्यूशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली से। ओके, फ्रॉम इन सितंबर 2015, और यहाँ से आए हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और जो अचीव करने हैं बाय 2030। ओके, सो 17 सस्टेनेबल गोल्स आए फ्रॉम यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन से और ये अचीव करने हैं बाय 2030 तक। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 106, हु कैन वोट फॉर द चेयरमैन ऑफ बीडीसी। ओके, आपके सिलेबस में है पंचायती राज एक्ट 1989। सो वहीं से क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बोलता है कि कौन वोट कर सकता है, जो चेयरमैन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है उसके लिए कौन वोट कर सकता है। क्या सिर्फ पंच वोट कर सकते हैं ऑफ दैट ब्लॉक, और सरपंच सिर्फ सरपंच वोट कर सकते हैं, ओनली सरपंच ऑफ दैट ब्लॉक, या पंच एंड सरपंच ऑफ दैट ब्लॉक, या डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ दैट ब्लॉक। ओके, सो 4 ऑप्शंस हैं। क्या सिर्फ पंचस कर सकते हैं उस ब्लॉक के वोट, या सरपंच कर सकते हैं सिर्फ, या दोनों पंचस और सरपंचस जो उस ब्लॉक के हैं वो कर सकते हैं, या डायरेक्टली लोग उसको चूज करेंगे बीडीसी को। द आंसर इज सी, दैट इज both punches as well as sarpanches of that block can vote for the chairman of BDC. Okay, so option C. Then question number 107, which of the following crop has maximum area in India? कौन सा क्रॉप इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है? ऑप्शन ए wheat, ऑप्शन बी paddy, that is rice, option C cotton, option D maize. The answer is paddy, that is rice. Okay, then question number 108, the panchayati raj is included in the, okay, जो पंचायती राज है ये किस में इंक्लूड है? इट इज फ्रॉम द पंचायती राज एक्ट, ये पंचायती राज एक्ट से है क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए यूनियन लिस्ट में है ये, या ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट में है, ऑप्शन सी कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन डी रेजिडुअल लिस्ट में है। सो किस में है ये? द आंसर इज इट इज अंडर स्टेट लिस्ट। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा, पंचायती राज जो है दैट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 109, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ जे आपके सिलेबस में है तो वहीं से ये क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 जो है वो बोलता है द ड्यूरेशन ऑफ मूनसून डिक्रीजेस फ्रॉम साउदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया, यानी जो मूनसून है वो उसका जो ड्यूरेशन इन इंडिया है वो ज़्यादा होता है साउदर्न इंडिया में और कम होता है नॉर्दर्न इंडिया में। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में, ओके, गंगेटिक प्लेन जो है उसमें जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम ईस्ट टू
वेस्ट। ओके, सो जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, तो यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है। फिर जब राजस्थान, पंजाब, यहाँ पे कम रेनफॉल होता है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के पार्ट्स हैं। सो ये दूसरा स्टेटमेंट है। ओके, सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? द आंसर इज सी, दैट इज ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। यानी जो साउदर्न इंडिया है वहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ मानसून है, मानसून वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रहता है एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न इंडिया, और जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 110। ओके, सो मैच द फॉलोइंग लोकल स्टॉर्म्स विद देयर करेक्ट डेफिनेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉर्म्स हैं इंडिया में, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सो वहीं से ये क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में भी है। तो ये बोलता है कि जो इंडिया में कुछ लोकल स्टॉर्म्स हैं तो उनकी जो डेफिनेशंस हैं उनके साथ इनको मैच करना है। ओके, सो वन इज मैंगो शॉवर, ऑप्शन वन इज मैंगो शॉवर, सेकंड इज ब्लॉसम शॉवर, थर्ड इज नॉरवेस्टर्स एंड फोर्थ इज लू। तो ए बोलता है जो प्री मूनसून शॉवर्स विच हेल्प इन ब्लॉसमिंग ऑफ कॉफी, दूसरा है प्री मूनसून शॉवर्स विच हेल्प इन राइपनिंग ऑफ मैंगोज, सी इज हॉट ड्राई एंड ओप्रेसिंग winds blowing in northern plains, and D is इवनिंग थंडरस्टॉर्म्स इन बंगाल एंड आसाम। सो इनको हमें जो ये इंपॉर्टेंट लोकल स्टॉर्म्स इन इंडिया हैं उनको मैच करना है। सो कौन सा सही है? द आंसर दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर, यानी पहले का बी है, दैट इज मैंगो शॉवर्स जो है वो है प्री मूनसून शॉवर्स विच हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ मैंगोज। जो ये है प्री मूनसून, यानी मूनसून से पहले ये शॉवर्स होते हैं और ये दैट हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ द मैंगोज। ओके, सो दोज आर कॉल्ड द प्री मूनसून शॉवर्स या मैंगो शॉवर्स इनको बोलते हैं। उसके बाद जो ब्लॉसम शॉवर्स हैं दैट इज ए, दैट इज प्री मूनसून शॉवर्स विच हेल्प इन ब्लॉसमिंग ऑफ कॉफी फ्लावर्स। सो ब्लॉसमिंग शॉवर्स हैं, ये हेल्प करते हैं ब्लॉसमिंग ऑफ कॉफी, एंड दीज आर ऑल्सो द प्री मूनसून शॉवर्स, यानी मानसून से पहले आते हैं। उसके बाद है नॉर वेस्टर्स, ये है इवनिंग थंडर स्टॉर्म्स इन बंगाल एंड आसाम, यानी जो इवनिंग शाम के वक्त ये थंडर स्टॉर्म्स हो जाते हैं बंगाल में और आसाम में। ओके, उसके बाद लू जो है ये एक हॉट एंड ड्राई एंड ओप्रेसिंग विंड है, ब्लोज इन नॉर्दर्न प्लेन्स, और ये ब्लो करती है मेनली इन द समर। ओके, जो मूनसून से पहले, स्पेशली इन दिल्ली, ओके, ये जो राजस्थान वगैरह इस एरिया में ये ब्लो करती हैं। ओके, सो इट इज अ हॉट एंड ड्राई एंड ओप्रेसिंग विंड ब्लोइंग इन नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द लोकल स्टॉर्म्स विद देयर डेफिनेशंस। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट 10 में हम डिस्कस करेंगे other questions. Okay, so thanks for watching. Do like, do share, and also subscribe to the channel. Thanks for watching.